प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पहले यूनिट के भाषा का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, उस टॉपिक में पहले वीडियो में हमने भाषा का परिचय किया और हम विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण से लेकर उत्तर भारत की जो मूल रूप से हमारा जो अध्ययन का विषय है यानी भारतीय आर्य भाषाओं तक हम पहुँचे। फिर हमने यह भी जाना कि भारतीय आर्य भाषाओं के भी हम 3 प्रकार के वर्गीकरण करते हैं जो काल पर आधारित है और समय के सूचक के आधार पर हम यह तय करते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनके 2 भेद हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसके 3 रूप हैं, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। उसके बाद में आधुनिक आर्य भाषाओं का समय है वो 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इन 1000 ईस्वी से विभिन्न भारतीय आर्य भाषाएं विकसित होती है जो अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से विकसित होती है। अब ये चर्चा हम थोड़ा सा चूँकि हमने पीछे केवल भाषाओं के नाम लिए हैं, शतम वर्ग है, केंतुम वर्ग है, जिस प्रकार की भारोपीय परिवार है उसकी डिटेल में हम नहीं गए हैं, लेकिन अब जैसे वैदिक संस्कृत का समय स्टार्ट होता है तो हमें फिर यहाँ से थोड़ा सा विस्तार में जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं केवल प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के जो 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उनकी केवल हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। अब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो प्रश्न आएगा वो यह आता है कि पहली बात तो कौन सी भाषा दूसरी भाषा से भिन्न कैसी है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है, तो 2-4 बातें हम वो बताएंगे। दूसरा यह प्रश्न आ सकता है कि वैदिक संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएँ थी या लौकिक की कौन सी विशेषताएँ थी। तो ये छोटे छोटे 5-5, 7-7 पंक्तियों के प्रश्न बनेंगे, छोटे प्रश्न बनेंगे। तो इन प्रश्नों को आपको हल करने में मदद मिलेगी। तो सुनी हुई चर्चा और लिखा हुआ नोट्स आप दोनों को याद करें और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मैं पीडीएफ भी आपको साथ में दूंगा, तो ये पीडीएफ आप अपने रजिस्टर में उतार लें। प्रिंट लेने की हर विद्यार्थी के पास सुविधा नहीं होती, तो इसको अपने रजिस्टर में नोट करें, उसके बाद में वीडियो देखें तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा। वैदिक संस्कृत है उसके बारे में 2-4 जानकारी है। चूँकि वेदों की भाषा है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में साहित्य का पहला पन्ना है ऋग्वेद में मिलता है, तो भारत की सबसे पुरानी भाषा अगर कही जाएगी लिखित तो फिर वो वैदिक संस्कृत कही जाएगी। तो वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत या छांदस भी कहते हैं। छांदस इसलिए कहते हैं, असल में उसको यास्क और पाणिनि ने छांदस कहा है। छांदस इसलिए है क्योंकि वो छंदों की भाषा है, गद्य वहाँ पे नहीं है। नाटक आदि संस्कृत में लिखे जाने शुरू हुए, लेकिन वो बाद में कालिदास, भवभूति, वो लौकिक संस्कृत की बात है। ये वो समय है जब वो छंदों की भाषा है। पूरे जो 4 वेद हैं वो छंदों में हैं, जो जितने ऋचाएँ हैं उनको हम श्लोक भी कहते हैं, तो वो सब छंद है, इसलिए छांदस है। एक बात यह भी है, इस भाषा की एक विशेषता है संगीतात्मकता। तो संगीतात्मकता है क्योंकि वो श्लोक में है। अब जो चीज़ें पद्य में है उसमें एक संगीतात्मकता होती है, इसलिए वैदिक संस्कृत की भाषा ऐसे हम कह सकते हैं कि वो पद्य की भाषा है, एक तरह से उस समय की कविता की भाषा है, तो उसमें संगीतात्मकता भी है। तो ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक बात को मालूम करने से कई बातें मालूम हो सकती हैं। इस भाषा के साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये एक मूल बात आप ध्यान रखिए कि वैदिक साहित्य है यानी 4 वेद हैं, संहिताएँ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, आदि ग्रंथ मिलते हैं। ये जो वेद के बाद में जितने मैंने नाम लिए हैं, संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये असल में वेदों का विस्तार है, इसको वेदांत भी कह सकते हैं। वेद के बारे में ये व्याख्याएं हैं, वेदों में जो विषय वस्तु है उनका ये विस्तार है। जीव जगत माया ब्रह्म आदि के बारे में इनमें चर्चा की गई है, लेकिन ये सभी उसी भाषा में लिखे गए हैं जिस भाषा में वेद लिखे गए हैं। वेद 4 है, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि उसका साहित्य कौन सा है, तो फिर आपके दिमाग में कंसेप्ट होगा। समय मैंने पहले बता दिया है वैदिक का, जो चीज़ पहले बता दी उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसी से एक बात ध्यान रखें कि आप नोट्स बनाते रहें साथ में। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप परीक्षा के समय वीडियो नहीं देख पाएंगे और आपके लिए थोड़ी सी दुविधा होगी। यह भाषा संश्लिष्ट, योगात्मक और संगीतात्मक थी। एक ही वाक्य में 3 विशेषताएँ हैं, आप चाहो तो इसके 3 वाक्य बना सकते हो। संश्लिष्ट का मतलब क्या है, जुड़ना, और विश्लेषण का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना या उसको अलग अलग करना। योगात्मक का मतलब भी जुड़ना। अब ये 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। असल में एक चीज़ होती है शब्द और शब्द का विभक्ति चिन्ह, जैसे राम ने। अब राम एक शब्द है और ने उसका विभक्ति चिन्ह है, तो हम हिंदी में क्या लिखते हैं, राम अलग लिखेंगे और ने अलग लिखेंगे। जबकि संस्कृत में क्या होता था, रामाय, रामम,
राम है, यानी विभक्ति चिन्ह वो उसके साथ ही एडजस्ट हो जाता है। जैसे हम लिखेंगे राम के लिए, अब इसमें 3 शब्द हैं, राम अलग लिखा गया है, के अलग लिखा गया है और लिए अलग लिखा गया है। जबकि संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे, रामाय। अब इसमें के लिए उसके साथ ही आता है। तो संश्लिष्ट का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी शब्द के साथ उसका विभक्ति चिन्ह उसके साथ मिला के लिखा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार की प्रवृत्ति प्राचीन भाषाओं में बहुत मिलती है। संश्लिष्टता की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक मिलती है, और जैसे जैसे भाषा का विकास होता है, भाषा आधुनिक काल की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी यह प्रवृत्ति हमेशा ही कम होती जाएगी। इसलिए आप एक विशेषता बहुत बार लिखी हुई पाओगे कि भाषा वियोगात्मक हो रही थी। कहाँ से कहाँ, ये भाषा की यात्रा है। वैदिक संस्कृत से हिंदी तक आते आते भाषा पूर्णतः वियोगात्मक हो जाती है, ये हम पढ़ेंगे। तो वियोगात्मक होने का मतलब क्या है, वियोगात्मक का मतलब शब्द और विभक्ति चिन्हों को अलग अलग करके लिखा जाना। संयोगात्मक या योगात्मक का मतलब है साथ साथ लिखा जाना। और जो भाषा संयोगात्मक या योगात्मक है वही भाषा संश्लिष्ट भी है। ठीक है, तो अगर हम ये कहेंगे हिंदी विश्लिष्ट भाषा है और संस्कृत वैदिक संस्कृत है वो संश्लिष्ट भाषा है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। इस भाषा में 3 लिंग और 3 वचन थे, ये अंतर है। हिंदी में फिर बाद में 2 ही वचन रह गए। शब्दों का स्थान है या क्रम निश्चित नहीं था, जैसे क्रिया है वो कर्म कर्ता आदि, जो हमारा कर्ता कर्म और क्रिया आदि जो स्थान है वो उस समय निश्चित नहीं था, क्योंकि पद्य की भाषा थी। पद्य में तो आज भी निश्चित नहीं है, कविता में आज भी वो निश्चित नहीं है, तो वो इसलिए इसमें निश्चित नहीं। एक हमेशा प्रत्येक चीज़ के बाद में अगर आप कोई विद्यार्थी इसका उत्तर लिखता है कि वैदिक संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं थी, अगर आपने ऐसा लिख दिया सीधा कि इसमें शब्दों का क्रम है वो स्थान या निश्चित नहीं था, तो एक सीधी बात आपने लिख दी। लेकिन अगर आप इसका कारण भी लिखते हो साथ में, तो वो एक बहुत अच्छा उत्तर हो जाता है। हमेशा अपनी बात रखें तो तर्क के साथ रखनी चाहिए, और परीक्षा में वही उत्तर सबसे बेस्ट माना जाता है जो या तो तुलनात्मक हो, भाई उसकी तुलना हम वैदिक की तुलना लौकिक संस्कृत से करें या हिंदी के साथ करते रहें। जैसे जितनी भाषाएं हम हिंदी से पहले पढ़ेंगे उन सब की तुलना अगर हिंदी के साथ करते हैं तो हमारा उत्तर तुलनात्मक हो जाता है, क्योंकि हमारे अध्ययन का मुख्य रूप से विषय वो हिंदी भाषा है, तो फिर वो तुलनात्मक उत्तर हो जाता है। अगर तुलनात्मक उत्तर नहीं है तो फिर आप तर्क के साथ कोई बात रखें कि ऐसा हुआ होगा लेकिन इसका कारण ये रहा होगा। समास के 6 प्रकार थे, अव्यय भाव और द्विगु समास नहीं था। स्वरों की संख्या 14 थी। भोलानाथ तिवारी, ये थोड़ा सा विवाद है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वरों की संख्या 13 थी, जो मैंने नीचे दे रखा है। आप इसको, अगर ये आपको विद्यार्थियों को मैं एक सलाह दूँ, अगर आपको दिखाई नहीं देता है ये नोट्स, पहली बात तो ये दिखाई देगा, अगर नहीं देता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको कागज़ पे उतारें, और वैसे भी मैं PDF दूँगा आपको ग्रुप के अंदर। तो ये विवाद है। स्वरों की संख्या कुछ लोग कहते हैं 14 है, जैसे भोलानाथ तिवारी ने माना है। धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी और कपिल द्विवेदी है, वो उनके अनुसार स्वरों की संख्या 13 है। आपको यह तो मालूम है कि हिंदी में वर्तमान स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन जो री ऋषि है उसकी दीर्घ मात्रा और एक लरी, और लरी की भी दीर्घ मात्रा, ये 3 स्वर और थे उसमें वैदिक संस्कृत में, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए और हिंदी में आज वो नहीं है। हालांकि बाद में कुछ नए स्वर भी बने, ये अलग अलग मैटर है। वैदिक संस्कृत में प्लुत स्वर भी था। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जिसमें बहुत, एक होता है ह्रस्व, जिसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे हम बोलेंगे अ, ए, आ, ई। अब ये ई ह्रस्व है और ई दीर्घ है, लेकिन इससे भी बड़ा होता है। जैसे कई बार हम लंबी आवाज़ देते हैं राम, है ना, तो फिर वो तीसरा जो स्वर है जो दीर्घ से भी बड़ा है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं, जिसका निशान ये आप देख सकते हैं, ये सिंबल है इसका, ये देखिए राम जो लिखा है, तो बीच में हम प्लुत स्वर। अब इस प्रकार से एस 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 इस प्रकार की जो आकृतियाँ आती हैं वो प्लुत स्वर का चिन्ह है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद में आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत असल में वैदिक से थोड़ी आसान थी, और ऐसा माना जा सकता है कि उस समय वैदिक संस्कृत थोड़ा सा बहुत मुश्किल भाषा थी, उसमें इतनी व्यवस्था नहीं थी, और लोक की भाषा रही होगी। सामान्य जन भी संस्कृत भाषा बोलते थे उस समय, तो ये लोक की भाषा रही होगी किसी समय। लेकिन लोक की भाषा के प्रमाण हमारे पास नहीं मिलते हैं, हमें केवल उसके साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। तो लौकिक संस्कृत है वो उससे थोड़ा सा आसान, और पूर्वी भारत की भाषाओं के साथ मिलकर वैदिक संस्कृत जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास पनपी थी, वो पूर्वी भाषाओं के साथ मिलकर एक नई भाषा और थोड़ी सी सरल भाषा का निर्माण करती है, जिसको हम लौकिक संस्कृत कह सकते हैं। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि का माना जाता है।
इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखकर, अष्टाध्यायी एक बहुत ही महान ग्रंथ है, पाणिनि ने इसको लिखा था। आप यह समझिए कि पाणिनि जैसा विद्वान संस्कृत में मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि, और हजारों देश हजारों लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अष्टाध्यायी एक छोटा सा ग्रंथ है 8 अध्यायों का, और ये लगभग 2500 साल पहले लिखा गया। संभवतः संस्कृत के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, लेकिन मैंने BBC पर एक इसकी रिपोर्ट सुनी थी। आप भी विद्यार्थी अगर सुनना चाहें तो BBC हिंदी में, इसको आज आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। BBC हिंदी फैला उजियारा के नाम से एक सीरीज आई थी पूरी की पूरी, जिसमें 25 के आसपास ऑडियो थे, उसको आप सुनिए। तो पाणिनि के ऊपर भी एक रिपोर्ट मोहनलाल शर्मा ने की थी, उसको आप सुने। व्याकरणिक दृष्टि से यह भाषा पूर्णतः व्यवस्थित मानी जाती है, क्योंकि इसका व्याकरण है। व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण असल में भाषा के नियम और कायदे तय करता है कि भाषा में शब्दों का क्रम कैसा होगा, शब्दों का सही वर्तनी कैसी होगी, शब्दों को लिखने का सही तरीका क्या होगा, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से होगी, वो सब नियम तय होते हैं। और नियम तय करने वाला असल में एक शब्द एक लाइन कही जाती है कि व्याकरण गद्य का नियामक है, व्याकरण भाषा का नियामक है। हालांकि पद्य का नियामक काव्य शास्त्र, वो चर्चा बाद में करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी। रामायण महाभारत के अलावा इसमें कालिदास, माघ, भवभूति, बाणभट्ट जैसे साहित्यकार हुए। तो कालिदास आदि के द्वारा जो लिखा गया साहित्य वो लौकिक संस्कृत में है, और वेद आदि जो है वो वैदिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत में पूर्वी भाषाओं के मेल से लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। लौकिक संस्कृत में वैदिक ध्वनि ळ का लोप हो गया। ळ जो राजस्थानी में है, मारवाड़ी में है, जैसे हम बोलते हैं कालियो, कूद पड़ो मेला में, अब कालियो, ये इसमें जो ळ आता है ये ल नहीं है, ये ळ है। ये ळ वैदिक संस्कृत में हुआ करता था, जो बाद में हिंदी में नहीं है लेकिन राजस्थानी में अभी भी मौजूद है। वैदिक संस्कृत की दीर्घ ध्वनियाँ री और लरी का भी लोप हो गया। अब एक तो ळ का लोप हो गया और एक लरी का लोप हो गया, और री की जो दीर्घ ध्वनि है उसका भी लोप हो गया। ये असल में लोप होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भाषा में नुकसान हो रहा है या कमी हो रही है, क्योंकि कोई भी भाषा वो नई ध्वनियों को ग्रहण कर लेती है और कुछ पुरानी ध्वनियों को छोड़ देती है। यही नए का निर्माण है। परिवर्तन इसी बात को हम कहेंगे कि उसमें कुछ पुरानी चीज़ें हट जाती है, कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। हटने के अनेक कारण और जुड़ने के अनेक कारण है, वो एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर चर्चा करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको भी थोड़ी सी आसानी रहे।